नमस्कार। योर कालचक्र से जुड़े सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं गजेंद्र सरकार फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक विषय लेकर आया हूँ। आज हम बात करने वाले हैं व्यापार योग पर या बिज़नेस योग पर और इस विषय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में व्यापार के क्या योग होते हैं, यानी कौन से ग्रह, भाव और राशियाँ ज़िम्मेदार होते हैं जो हमें व्यापार में ले जाते हैं या व्यापार में रुझान देते हैं या रुचि देते हैं या नौकरी के साथ-साथ व्यापार की क्षमता देते हैं या व्यापारी होने के गुण देते हैं। सफल व्यापारी के क्या योग होते हैं, नौकरी के साथ व्यापार के क्या योग होते हैं और व्यापार करना चाहिए अथवा नहीं, जो अक्सर हमसे प्रश्न पूछा जाता है। और व्यापार करना चाहिए तो क्या पार्टनरशिप करनी चाहिए अथवा नहीं, अथवा किसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए? कुंडली में व्यापार के कितने प्रबल योग हैं या नहीं है, व्यापार करना उचित होगा या नहीं? इन सभी प्रश्नों पर हम एक चर्चा करने का यहाँ प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार और बिजनेस योग विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा कि यहाँ पर हम जो ग्रहों के आपसी संबंधों को देखेंगे वो नाड़ी ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखेंगे। तो अगर आपने मेरे बेसिक वीडियो नहीं देखे हैं तो ग्रहों के आपसी संबंध को समझने के लिए आपने एक बार जरूर देख लें। मुख्य रूप से हम इसमें त्रिकोण संबंधों को भी मान्य करते हैं, परिवर्तन में बैठे ग्रहों को भी आपसी संबंध के रूप में देखते हैं, वक्री ग्रह को अपने से पिछले भाव में भी मानते हैं और दो युति 2 12 3 11 के संबंध को भी एक दृष्टिकोण से मान्य किया जाता है, यात्रा के संबंधों को भी मान्य किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सभी ज्योतिष पद्धतियों के दृष्टिकोण से शनि को जो है वो हमारे कर्म, आजीविका या प्रोफेशन का कारक माना जाता है। तो मुख्य रूप से शनि ही यह तय करेगा और शनि पर पड़ने वाले प्रभाव ये तय करेंगे कि हम व्यापार में जाएंगे, नौकरी में जाएंगे और अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार सफल होगा या नहीं, या किस क्षेत्र में हम व्यापार करेंगे। तो शनि हमारी काल पुरुष के दशम भाव का स्वामी होने से नैसर्गिक कर्मेश होता है, नैसर्गिक रूप से आजीविका का कारक ग्रह होता है और शनि पर किस राशि, भाव और ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं वो यह तय करेंगे कि हमारे जीवन में प्रोफेशन की क्या स्थिति रहने वाली है और हम किस तरह का प्रोफेशन अपनाने वाले हैं। उसके बाद हम दशम भाव का यानी उस पर पड़ने वाले प्रभाव का और उसके बाद दशम भाव के स्वामी का फिर हम अध्ययन करें। तो यहाँ पर मैं व्यापार के लिए जो जिम्मेदार ग्रह हैं मूल रूप से उनकी चर्चा सबसे पहले करूंगा। यहाँ मैंने लिखा है शनि, बुध, शुक्र और ब्रैकेट में केतु। जहां मैंने ब्रैकेट को यूज किया है वहां मतलब उस ग्रह को या उस राशि या उस भाव को हमने आंशिक रूप से यहाँ शामिल किया है और पूर्ण रूप से जो शामिल है उन्हें ब्रैकेट से बाहर रखा। शनि को यहाँ पर हमने कर्म कारक के रूप में ही शामिल किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि शनि पर प्रभाव अगर इन ग्रहों के पड़ते हैं तो व्यापार में जाने की, या इन राशियों के या इन भावों के पड़ते हैं तो व्यापार में जाने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाती है। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगा बुध ग्रह का। देखिए, बुध को व्यापार का कारक कहा गया है और लेन देन का कारक कहा गया है, यानी ट्रांजेक्शन का कारक कहा गया है, क्योंकि बुध जो है वो लेन देन का कारक है, ट्रांजेक्शन का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक। मोहिनी स्वरूप इसे कहा गया है क्योंकि अमृत मंथन के समय देवताओं ने बुध को ही जिम्मेदारी दी थी कि वो दैत्यों और देवताओं को विष और अमृत पान कराए, क्योंकि बुद्ध में क्षमता है अपने आप अपना रूप बदलने की। इसलिए हम इसे नपुंसक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रूप बदलने की क्षमता होती है। पुरुष और स्त्री दोनों बन सकता है और रूप बदलने की क्षमता के कारण इसे मोहिनी बोला जाता है, मोहने की क्षमता भी रखता है। यानी कोई व्यक्ति जो बुद्ध प्रभावित है वो अपनी कम्युनिकेशन से, अपनी वाणी से, अपनी प्रस्तुति से, अपने रूप से दूसरे को आकर्षित करने की क्षमता रखता है, इसलिए इसे मोहिनी स्वरूप बोला जाता है। और व्यापार में अपने ग्राहक को आकर्षित करने के लिए इन्हीं इन्हीं तरह की कुछ स्किल्स की आवश्यकता होती है, कुछ गुणों की आवश्यकता होती है। इसलिए इसलिए ये बुद्ध जो है वो व्यापार और व्यापारियों के लिए सहयोगी होता है। और अगर किसी को लिए बुद्ध बहुत अच्छी स्थिति में है या अपनी राशियों में है या शुक्र के सहयोग में है या गुरु का उस पर अच्छा प्रभाव आ रहा है तो व्यक्ति में व्यापारिक गुण जन्मजात हो। बुद्धि, चूंकि बुद्ध को हम बुद्धि का कारक ग्रह कहते हैं, हमारी समझ का कारक ग्रह कहते हैं, और व्यापार में जो होती है वो बुद्धि की विशेष आवश्यकता होती है। एक बार अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में हम अपनी पूर्ण बुद्धि का प्रयोग ना करें या करें, काम चल जाता है, पर अगर हम अपना निजी व्यापार कर रहे हैं तो हम अपनी बुद्धि का उसमें पूर्ण प्रयोग करने का प्रयास करते हैं और अपनी बुद्धि के प्रभाव से, अपनी समझ के प्रभाव से ही हम उसको ऊपर ले जाते हैं। वाणी, व्यापार में वाणी की विशेष भूमिका होती है। जैसे हम जानते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो वाणी से ही प्रारंभ होती है और वाणी के माध्यम से ही हम किसी को आकर्षित करते हैं या अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के बारे में कम्युनिकेट कर पाते हैं। इसलिए व्यापार में वाणी की आवश्यकता अधिक होती है। व्यवहार, एक रिलेशन मेंटेन करना होता है। प्रत्येक व्यापार करने वाले व्यक्ति को, बिजनेस करने वाले व्यक्ति को रिलेशन भी मेंटेन करना होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो भी अपने कस्टमर से एक रिलेशन मेंटेन करती हैं।
तो इस रिलेशन की आवश्यकता बिजनेस में बहुत होती है, जिसका कारक बुद्ध है। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, यानी अपना सामान बेचने के लिए, अपनी सर्विस बेचने के लिए या अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, अपने कम्युनिकेट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन की आवश्यकता होती है, जो बुद्ध की क्षमताओं का एक गुण है, जिसकी जरूरत हमें व्यापार में पड़ती है। प्रैक्टिकल, बुद्ध एक प्रैक्टिकल प्लेनेट है। बुद्ध कैलकुलेटिवनेस के कारण एक प्रैक्टिकल प्लेनेट कहलाता है और बहुत प्रैक्टिकली सोचता है। इसलिए अक्सर हम देखेंगे कि व्यापारियों को साथ अगर हम बैठते हैं और जो बड़े सफल व्यापारी हैं, हम उनको देखेंगे बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाले होते हैं। और बुद्ध अगर कुंडली में मजबूत हो, अपनी राशियों में हो और उसे अपने मित्रों का सहयोग मिल रहा हो, तो व्यक्ति भी बहुत प्रैक्टिकल होता है। और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो बिजनेस को बहुत प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो अपनी इस अप्रोच को, अपनी इस क्वालिटी को वो अपने प्रोफेशन में लाना चाहते हैं, अपनी इस प्रैक्टिकल अप्रोच को। और आपने ये भी देखा होगा कि जो बच्चे बहुत कम उम्र में बिजनेस में आ जाते हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल सोचते हैं, इसलिए पढ़ाई में उनका मन बहुत ज्यादा नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा लंबी डिग्रियां हासिल नहीं करते, वो अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच के कारण कम उम्र में भी व्यापार और बिजनेस में आ जाते हैं और अपनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग वहां करते हैं। छोटे भाई बहन, बुद्ध छोटे भाई बहन का भी कारक होता है। और व्यापार में अक्सर हम हमारे छोटे भाई बहनों के साथ भी हम व्यापार करते हैं, उनका सहयोग भी व्यापार में लेते हैं। मित्रता, गणित, बुद्ध हमारी मित्रता का भी कारक है, हमारे पार्टनर का कारक भी है। तो व्यापार में हम मित्रों को भी अपने शामिल कर लेते हैं पार्टनर के रूप में, या कभी कभी किसी बाहरी व्यक्ति को भी हम पार्टनर के रूप में शामिल करते हैं। और जो पार्टनर का कारक होता है वो बुद्ध होता है, जिसकी आवश्यकता हमें व्यापार में ही पड़ती है। गणित, लेखा, अगर हम निजी व्यापार कर रहे हैं तो हमें उसकी अकाउंटेंसी है, उसके लिए हमें कुछ प्रपत्र मेंटेन करते हैं, उसका लेखा जोखा रखना पड़ता है, उसका कारण भी जो होता है, उस कैलकुलेशन का, उस लेखे का, उस अकाउंटेंसी का कारक भी जो होता है, उस कॉमर्शियल जो पार्ट को हम पूरा करते हैं, उसका कारक जो होता है वो बुद्धि ही होता है। एजेंसी बिजनेस, कमीशन बिजनेस, फ्रेंचाइजी बिजनेस, इन सब का कारक भी जो होता है बुद्ध होता है। अगर हम कोई ऐसा व्यापार कर रहे हैं जो केवल कमीशन बेस्ड है, तो उस कमीशन का कारक बुद्ध होता है। एजेंसी अगर हम कोई लेते हैं तो उस एजेंसी का कारक भी बुद्ध होता है। फ्रेंचाइजी अगर हम लेते हैं तो उनका कारक भी बुद्ध होता है, जो अक्सर व्यापार में ही देखे जाते हैं। शुक्र के करीब रहने वाला प्लेनेट, जैसा कि हम भली भांति जानते हैं कि बुद्ध जो है वो शुक्र के हमेशा आसपास रहने वाला प्लेनेट है। बुद्ध व्यापार है और शुक्र धन है। इसलिए कहा जाता है, ये धारणा है कि व्यापारियों के पास धन अधिक होता है या व्यापारियों के पास पैसा अधिक है। कहने का उद्देश्य नहीं है कि जितने भी व्यापारी हैं, जो भी व्यापार करेगा वो सभी धनी होंगे, पर अक्सर या अमूमन यह देखा जाता है कि व्यापारियों के पास अधिक पैसा होता है, या शुक्र की सीमाएं नौकरी में होती है, पर व्यापार में जो होती है वो जो शुक्र की जो सीमाएं होती है वो नहीं होती, यानी धन का जो आवागमन है, जो आना जाना है, जो लेन देन है, वो बड़ी मात्रा में होता है। इसलिए शुक्र जो होता है वो हमेशा बुद्ध के आसपास होता है। बुद्ध की दोनों राशियों का पृथक प्रभाव, बुद्ध की दो राशियां होती हैं, मिथुन और कन्या। और जब भी हम व्यापार योग की बात करेंगे तो हम बुद्ध को तो देखेंगे, साथ में हम बुद्ध की राशियों पर भी एक अध्ययन करेंगे कि अगर बुद्ध की राशियों का भी अच्छा प्रभाव हमारे कर्म कारक ग्रहों पर आ रहा हो, तो भी व्यापार की संभावना बढ़ जाती है, व्यापार में रुझान की संभावना बढ़ जाती है। या गोचर प्रोग्रेशन या दशाओं में अगर उस राशि भाव या उसके स्वामी या बुद्ध की प्रभाव आ जाता है, तो फिर व्यापार से कोई जुड़ाव हो सकता है, या व्यक्ति नौकरी के बाद व्यापार में भी जा सकता है। इनमें अंतर होता है दोनों राशियों में। बुद्ध की जो मिथुन राशि है वो व्यापार में विशेष रुझान देने वाली होती है, क्योंकि ये कालपुरुष के 3 भाव में पड़ती है, जो हमारे हाथों का भाव होता है, यानी सेल्फ के द्वारा किए जाने वाले कार्य का होता है। इसमें ही हम मित्रता, छोटे भाई बहन, इन सबको भी वहीं से देखते हैं। और बुद्ध की जो कन्या राशि होती है वो मूल रूप से नौकरी को प्राथमिकता देने वाली होती है, मगर हमेशा ही वो नौकरी देगी ये संभव नहीं है। अगर कुंडली में योग बन रहे हो व्यापार के और अगर इस राशि का प्रभाव आ रहा हो, तो ये व्यापार भी दे सकती है, पर इसका जो मूल स्वभाव होता है वो नौकरी की तरफ रुझान वाला होता है, क्योंकि ये राशि जो होती है वो काल पुरुष के छठे भाव में पड़ती है। छठे भाव को हम नौकरी का भाव मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे कारक पर आते हैं। दूसरा कारक हम लेंगे शुक्र को। शुक्र को अमूमन बहुत कम पढ़ने में आता है कि शुक्र को हम व्यापार के लिए कारक मानते हैं, पर मेरे निजी अध्ययन में, मेरे निजी अनुभव में शुक्र को मैंने विशेष रूप से व्यापार के कारकों में पाया है। और वैसे भी ये प्लेनेट जो होता है वो बुद्ध के आसपास रहने वाला प्लेनेट है, इसलिए बुद्ध के गुण, बुद्ध के प्रभाव इस ग्रह में अक्सर होते हैं। हम देखेंगे कि काल पुरुष की दोनों, शुक्र की राशियां और बुद्ध की राशियां आसपास ही होती हैं। शुक्र की वृष राशि के बाद बुद्ध की मिथुन राशि आती है, और बुद्ध की कन्या राशि के बाद शुक्र की तुला राशि आती है। यानी ये दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं करीब होते हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। इसलिए हमने बात कही थी कि जहाँ व्यापार है वहाँ धन है, जहाँ धन है वहाँ व्यापार है, वहाँ ट्रांजेक्शन है, वहाँ कॉमर्स है, वहाँ फाइनेंस है। तो इन सब चीज़ों के एक दूसरे से कोई ना कोई जुड़ाव होते हैं।
तो शुक्र जो है उसको यहाँ पर लेने का मुख्य कारण ये है कि ये नैसर्गिक सप्तमेश होता है और सप्तम भाव को हम व्यापार का भाव बोलते हैं मूल रूप से। प्रबल कारक होता है सप्तम भाव व्यापार के लिए, क्योंकि यहीं से बॉन्डिंग देखी जाती है, यहीं से पार्टनरशिप देखी जाती है और यहीं से बाहर से आने वाला धन देखा जाता है। शुक्र धन का कारक है। दो भाव में जो राशि पड़ती है वो धन के संग्रहण को बताती है, कलेक्शन को बताती है, और सप्तम भाव में जो राशि पड़ती है वो बाहर से आने वाला धन होता है। इसलिए इस भाव को दैनिक रोजगार का भाव भी बोला जाता है, जो बाहर से रूटीन इनकम को बताता है, जो व्यापार में ही संभव हो पाती है। इसलिए इस भाव को हम व्यापार का भाव बोलते हैं। और कालपुरुष का इसका नैसर्गिक स्वामी शुक्र है, इसलिए विशेष भूमिका अदा करता है व्यापार योग देने। वैसे भी शुक्र जो है बुध के आसपास ही होता है। अगर कर्म कारक ग्रहों से शुक्र का संबंध बन रहा है तो बुध का भी बन रहा होगा, बुध का बन रहा है तो शुक्र का भी पूर्ण नहीं तो आंशिक संबंध जरूर बन रहा होगा। और जब ये दोनों प्लेनेट संबंध अच्छे से बना लेते हैं और राशि भाव भी, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, अगर सपोर्ट करें तो व्यापार में जाने की संभावना प्रबल हो जाती है, व्यापार में रुचि की संभावना प्रबल हो जाती है। दूसरी बात, शुक्र धन का तो कारक है ही, जो हमने चर्चा की। सप्तम भाव बाहर से आने वाला धन है जैसे। और फिर हमने नगद, ये नगद का कारक होता है, यानी कैश का कारक होता है, यानी कैश ट्रांजेक्शन या नगदी लेन देन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ये कारक होता है, जो अधिक मात्रा में व्यापार में हो। नौकरी में एक स्थायी इनकम होती है और एक स्थायी वेतन हमें एक सीमा के बाद मिलता है, तो वहां से हमारा धन से कोई प्रत्यक्ष संबंध स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, पर व्यापार में हमारा धन से प्रत्यक्ष संबंध बनता है। ऐसा नहीं कि व्यापार है तो धन हम बहुत कमाते ज्यादा है, धन का ट्रांजैक्शन हमारे हाथों से बहुत होकर गुजरता है, हमारी आंखों के सामने से और होता है। यानी फाइनेंस को, धन को, नगद को, असेस्ट को हम करीब से अपने जीवन में अनुभव करते हैं। वो मजबूत शुक्र से ही संभव है, या शुक्र बुध के प्रभाव से ही संभव है, या शुक्र बुध और उनके मित्र शनि राहु और इनकी राशियां, इनके प्रभाव से ही संभव है। कुछ जॉब भी ऐसे हैं जिनमें ये प्रभाव आते हैं, जैसे सेल्स है, मार्केटिंग है, फाइनेंस से रिलेटेड जुड़े हुए जॉब है, बैंकिंग सेक्टर है, इंसेंटिव कमीशन बेस्ड जो कंपनियां होती हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यापार करते हैं, और अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट, जो लोग उनके अंदर एम्प्लॉय होते हैं उनको ये प्रभाव आते हैं। पर वहां पर राशि भाव बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते, इसलिए उनके पर ये प्रभाव तो आते हैं, पर व्यापार वो स्वयं नहीं करते हैं, या करते हैं तो एक समय के बाद करते हैं। उसकी हम चर्चा आगे करेंगे। वित्त लेन देन हुआ, पत्नी का कारक भी होता है, इसलिए लोग जो व्यापार करते हैं उनकी पत्नियां भी उनके व्यापार में उनको सपोर्ट करती हुई देखी गई हैं। कई बार व्यक्ति अपनी पत्नी के नाम से या अपनी बेटी के नाम से, बेटी का कारक भी शुक्र होता है जो हम दो भाव से देखते हैं, तो कई बार व्यक्ति अपनी बेटी के नाम से भी बिजनेस करता है, अपनी पत्नी के नाम से भी बिजनेस करता है। खासकर जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो अपने नाम से ना करते हुए अपनी पत्नी के नाम से ज्यादातर व्यापार करते हैं, क्योंकि ये नैसर्गिक सप्तमेश है, इसलिए इसका व्यापार से कोई ना कोई संबंध जरूर रहता है। बहुत से लोग अपने दुकान का नाम, अपनी फैक्ट्री का नाम या अपने व्यापार का नाम अपनी बेटी के नाम से बहुत रखते हैं, तो उसमें भी कहीं ना कहीं शुक्र का रोल होता है। बुध के करीब रहने वाला प्लेनेट है। आकर्षक, शुक्र जो है वो एक आकर्षक ग्रह है, सुंदर है, बहुत सुंदर और आकर्षित करने वाला प्लेनेट है। इसलिए व्यापार में हम आकर्षण को बहुत महत्व देते हैं। अपने प्रोडक्ट को सुंदर और लग्जीरियस बनाकर हम उससे ग्राहक को आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो प्रस्तुति का पार्ट है वो बुद्ध का होता है, और उसकी जो मूल सुंदरता होती है और जो उसका मूल आकर्षण होता है, वो जो उसकी मूल विलासिता संबंधी जो उसके गुण होते हैं वो शुक्र के अधिकार में आते हैं। तो शुक्र यहाँ पर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दैनिक रोजगार की जो मैंने बात की वो शुक्र के बलवान होने पे ही संभव होता है कि आप जीवन में बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, धन के आवागमन के, कैश के आवागमन से या उनके ट्रांजेक्शन से जुड़े रहे। नौकरी में स्थायी आय के ऊपर मैंने बात की। एक महत्वपूर्ण तत्व और बताऊंगा कि शुक्र जब भी कुंडली में मजबूत होगा या विस्तारवादी ग्रहों से अगर संबंध बना रहा होगा तो, और विस्तारवादी ग्रहों से संबंध बनाता हुआ अगर हमारे कर्म कारक ग्रहों से संबंध बना रहा हो तो व्यापार की संभावनाएं बहुत प्रबल हो जाती है। विस्तारवादी ग्रह में सबसे पहले हम शुक्र के मित्र राहु को लेंगे। शुक्र राहु का योग अगर कुंडली में है और अगर ये हमारी कुंडली के कर्म कारक ग्रहों से जैसे शनि दशम भाव या दशमेश को प्रभावित कर रहा है, तो व्यापार में रुझान की, व्यापार में जाने की और एक अच्छा व्यापारी बनने की योग बनते हैं, क्योंकि शुक्र धन है और राहु उसको विशाल कर देता है। तो बहुत ज्यादा धनी जो लोग होते हैं उनमें कुंडली में शुक्र राहु बहुत अच्छी शुभ स्थिति में पाए जाते हैं। शुक्र है तो बुध भी आसपास होता है, यानी इन तीनों मित्रों का योग बन जाता है। और मान लीजिए शनि ने इससे योग कर लिया तो एक काल पुरुष के अर्थ और काम त्रिकोण भाव के स्वामियों का योग बन जाता है, जो बहुत धनदायक, प्रॉपर्टी दायक, अच्छे बिजनेस दायक योग माना जाता है। बशर्ते इस योग से अशुभ मंगल और केतु बहुत ज्यादा प्रभाव ना डाल रहे हो और ये कहीं ना कहीं साथ में भी हो, और राशि भाव भी अगर इनको सपोर्ट कर रहे हो तो ये बहुत अच्छे से ऊंचाई पर ले जाने की क्षमता
दूसरा विस्तारवादी जो ग्रह है, हम उसको गुरु को मानते हैं। तो गुरु शुक्र के संबंध में बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है कि गुरु शुक्र दोनों का संबंध या तो एक दूसरे से है या दोनों मिलकर कर्म कारक ग्रह से संबंध बना रहे हैं। तो व्यक्ति का रुझान जो है वो व्यापार में होता है, या व्यक्ति व्यापार करने की इच्छा वाला होता है या व्यापार कर रहा होता है। ये संबंध बहुत देखा गया है। तीसरा मैं बात करूंगा बुध की। बुध के बारे में वैसे बात हो ही चुकी है कि बुध तो हमेशा ही शुक्र के आसपास ही होता है। पर अगर उनका किसी कुंडली में क्लोज रिलेशन है, या वो यानी वो एक ही राशि भाव में बैठे हुए हैं, बहुत करीब रिलेशन है, और राशि भाव भी उनके ही अगर उन्हें सपोर्ट कर रहे हों, या कुंडली में शनि राहु आकर इनको और वृद्धि प्रदान कर दे, तो यह संभावना बहुत बन जाती है कि उसके जीवन में धन का या कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का प्रभाव बहुत रहेगा, लेन-देन का प्रभाव बहुत रहेगा, व्यवहार का प्रभाव बहुत रहेगा, वाणी का प्रभाव बहुत रहेगा, धन के आवागमन का प्रभाव बहुत रहेगा। तो वो सब क्या होता है, नौकरी की अपेक्षा व्यापार में ज़्यादा या स्मूथली हमें मिल पाता है। तो इसलिए शुक्र जब विस्तारवादी हो जाए किसी कुंडली में, तो या उसका विस्तारवादी होते हुए जब कर्म कारक ग्रहों से संबंध बन जाए, तो हमारे जीवन में इस तरह के प्रोफेशन के योग बहुत प्रबल रूप से बन जाते हैं। पर हमने शनि को कर्म कारक के रूप में लिया, बुध शुक्र की हमने बात की। अगला प्लेनेट जो है वो हम लेंगे केतु को। केतु को मैंने ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसे आंशिक रूप से यहाँ कारकों में ले रहा हूँ, पूर्ण रूप से नहीं। आंशिक रूप से लेने का उद्देश्य है कि कई कुंडलियों में जो सफल व्यापारी हैं, उनकी कुंडलियों में हमने शनि बुध शुक्र के साथ हमने केतु को पाया है, या बुध शुक्र के साथ हमने केतु को पाया है। केतु को हमने शुक्र और बुध की राशियों में इनसे संबंध बनाता हुआ पाया है, तो वहां पर बिजनेस में इसने केतु ने सहयोग ही किया है, बिजनेस के योगों को बढ़ाया ही है। ऐसे कई उदाहरण हैं, पर पूर्ण रूप से मैं केतु को नहीं लूंगा क्योंकि केतु का बिजनेस से कोई सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पर ये इन प्लैनेट से अगर रिलेशन बना लेता है तो जरूर सपोर्ट करने लगता है। और दूसरा एक छोटा सा कारण ये भी है कि केतु एक आंतरिक प्लैनेट है, एक आजादी पसंद ग्रह है। तो ये बिजनेस भी ऐसा चाहता है, यानी कर्म भी ऐसा चाहता है जिसमें थोड़ी सी आजादी हो, जिसमें बहुत ज्यादा झुकना ना पड़े किसी के सामने। तो एक ऐसा प्लेनेट केतु है, आंतरिकता वाला है, इसलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं। राहु को वैसे नौकरी के लिए बोला जाता है कि वो नौकरी में सहयोग करता है, क्योंकि राहु को हम एक लो पेड एम्प्लॉय बोलते हैं या दरबान का कारक बोलते हैं। पर जहां मैंने राहु की बात की वो मैंने शुक्र बुध और शनि के योग में बात की है, यानी जहां उसे विस्तार मिल जाता है या वो विस्तार देता है अपने सहयोगी को, तो वो फिर एक बहुत धनी व्यक्ति बन जाता है। एक बहुत, जैसे राहु को हम ह्यूज भी बोलते हैं, विशाल, बड़ा, तो ये विदेशों से भी जोड़ता है, हमें बाउंड्री के पार भी ले जाता है, बड़े धन, बड़े कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन इनसे भी जोड़ता है। तो इस कारण जहां राहु यानी जहां ताकतवर होगा, जहां मजबूत होगा, या इसके परम मित्रों से जब इसका संबंध बन रहा होगा, तो ये व्यापार की तरफ ले जाएगा। और अगर राहु कमजोर होगा, अकेला होगा, या इन ग्रहों से संबंध नहीं बना रहा होगा, या केवल हमारे कर्म कारक से तो बना रहा है पर उसे राशि भाव ग्रह ये वाले नहीं मिल रहे हैं, तो वो अक्सर नौकरी में ले जाता हुआ देखा गया है। क्योंकि फिर जब राहु कमजोर होगा तो वो एक लो पेड एम्प्लॉय बन जाएगा, वो वही दरबान बन जाएगा जो जिसका वो नैसर्गिक मूल रूप से कारक है। तो राहु को हम इस तरह से अध्ययन करेंगे। अब हम भाव पर आते हैं। भाव हमने यहाँ वही लिए हैं जिन ग्रहों की हमने बात की थी, यानी उनके नैसर्गिक भाव जो कालपुरुष कुंडली में आते हैं उन्हीं को लिया है। सबसे पहले और मुख्य भाव होगा सप्तम भाव। जैसा मैंने ऊपर भी बताया कि सप्तम भाव को हम व्यापार के लिए हमेशा अध्ययन करेंगे, और उससे भी ज्यादा पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। दूसरा ये हमारे कालपुरुष की शुक्र की राशि का भी भाव है, तो यहाँ से ही धन का आगमन भी, हम बाहरी धन का आगमन, बाहरी सुख का आगमन भी देखते हैं, तो वो भी हमें देखना होता है कि सप्तम भाव की स्थिति क्या है। दूसरा भाव मैं लूंगा तृतीय भाव। तो ये भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि आती है जो व्यापार की राशि है, कम्युनिकेशन की राशि है, प्रेजेंटेशन की राशि है, और हमारे छोटे भाई बहनों की भी राशि है जिनके साथ अक्सर हम व्यापार करते हैं, हमारे कलीग्स, हमारे पड़ोसी, और इन सब की भी राशि है जिनको हम व्यापार में शामिल कर भी सकते हैं। तो इसलिए भी, और एक अंतिम मुख्य बिंदु और है कि ये भाव जो होता है कालपुरुष का तृतीय भाव, ये हमारे पराक्रम का भाव होता है। तो यहाँ बैठा प्लेनेट, या यहाँ इस भाव के स्वामी से जुड़ा प्लेनेट कुछ पराक्रम से जुड़ा कार्य करना चाहता है, या ये कहें कि अपने, ये हाथों का भाव भी है, कालपुरुष का तीसरा भाव जो होता है वो हमारे राइट हैंड का भाव भी होता है। तो यहाँ बैठा प्लेनेट अपने हाथों से कुछ करना चाहता है, अपने सेल्फ के द्वारा कुछ करना चाहता है, या कोई ऐसा काम जीवन में करना चाहता है जिससे उसके पराक्रम को भी संतुष्टि मिलती रहे। तो इसलिए भी एक कारण होता है कि यहाँ बैठे ग्रह में अपना कुछ करने की एक इच्छा या क्षमता होती है। एकादश भाव, जैसे हमने राइट हैंड बताया वैसे ही लेफ्ट हैंड हमारा एकादश भाव होता है। तो इस नजरिए से यहाँ बैठा प्लेनेट भी व्यापार की इच्छा वाला होता है या व्यापार की क्षमता वाला होता है। दूसरा, यह कालपुरुष की आय का भाव है, प्राप्ति का भाव है, गेन का भाव है।
तो हम जानते हैं कि आवागमन और प्राप्तियाँ जो होती हैं वो नौकरी की तुलना में व्यापार में, बिज़नेस में अधिक होती हैं। दूसरा यहाँ कालपुरुष की कुंभ राशि आती है जिसे हम मटके का प्रतीक बोलते हैं। मटका यानी जिसमें हम संग्रहण करते हैं, इकट्ठा करते हैं, कलेक्शन करते हैं। तो और यह राशि और यह भाव जो होता है, मुख्य रूप से यह भाव जो होता है कालपुरुष का 11 भाव, यह कम एफर्ट में ज़्यादा गेन कराने की क्षमता रखने वाला होता है। और अगर आप बिज़नेस में सक्सेस हैं तो आप बहुत कम एफर्ट से बहुत बड़ा-बड़ा गेन कर सकते हैं, बहुत छोटे एफर्ट से बहुत बड़े प्राप्तियाँ कर सकते हैं। और इकट्ठा जो होता है वो बिज़नेस में ही ज़्यादा होता है, चीज़ों को इकट्ठा करना, इकट्ठे रूप में मँगाना, इकट्ठे रूप में भेजना, इकट्ठा रखना, चाहे वो धन हो, चाहे वो सामान हो या कुछ और हो, चाहे वो अदर गेन्स हो, वो बिज़नेस में ज़्यादा देखे जाते हैं। द्वितीय भाव को लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वह शुक्र की दूसरी राशि आती है और दूसरा वह कलेक्शन, वो संग्रहण का हाउस है। इसे हम कुटुंब का भाव बोलते हैं, इसे हम धन का भाव बोलते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर कलेक्शन होता है, इकट्ठा होता है, संग्रहण होता है, एकत्रण होता है किसी चीज़ का। अगर हम वाणी की बात करें, उससे वाणी भी देखी जाती है, तो शब्दों का संग्रहण यहाँ होता है। धन की बात करें तो 11वें भाव से धन आता है, पर 2 भाव में वो इकट्ठा होता है, यानी हमारे पास बैलेंस क्या है वो बताता है हमारा सेकंड हाउस शुक्र के रूप में। और यहाँ से बेटी भी देखी जाती है, जिसकी हमने पीछे चर्चा की थी कि बहुत से लोग बेटी के नाम से बिज़नेस करते हैं। क्योंकि शुक्र को हम लक्ष्मी का कारक बोलते हैं, इसलिए हम बेटी और पत्नी को बोलते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, बेटी या पत्नी के रूप में। तो लक्ष्मी का सीधा-सीधा संबंध हमारे व्यापार से होता है, लक्ष्मी पूजन भी व्यापार में होता है। तो लक्ष्मी का इस भाव से संबंध है और यहीं पर कलेक्शन ऑफ मनी है, इकट्ठा करके हमने रखा है। कुटुंब भी इसी भाव से देखा जाता है, इसलिए व्यापार में पूरा का पूरा कुटुंब भी कभी-कभी शामिल हो जाता है या घर के बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर पिताजी व्यापार कर रहे हैं तो बच्चों के उसमें शामिल होने की बहुत संभावना हो जाती है। तो इस नज़रिए से भी दूसरा यह वाणी का भाव भी है, जिसकी व्यापार में हमें बहुत आवश्यकता होती है, प्रेज़ेंटेशन की हमें बहुत आवश्यकता होती है, तो भी ये भाव मैं अब ब्रैकेट में मैंने 1 और 9 भाव को यहाँ पर लिखा है, यानी मैं आंशिक रूप से इन्हें ले रहा हूँ, पूर्ण रूप से नहीं। पहले 1 भाव यानी लग्न की बात करूँगा, तो लग्न प्रत्यक्ष रूप से व्यापार में सहयोगी नहीं है, ये नौकरी भी दे सकता है, व्यापार भी दे सकता है, पर एक गुण के कारक, क्योंकि ये लग्न होने के कारण ये सेल्फ का भाव यानी, और ये शरीर का भाव भी होता है, तो अपने शरीर के माध्यम से कुछ करने की क्षमता वाला भी होता है। यानी अगर कर्म कारक ग्रह का संबंध इस भाव से बनता है, तो हो सकता है, संभावना बनती है कि अगर योग भी सपोर्ट कर रहे हो, तो ये वह व्यक्ति अपने शरीर से मेहनत करके या अपने शारीरिक श्रम के द्वारा या अपने एफर्ट द्वारा अपना गेन करे या अपने प्रोफेशन आजीविका बनाए, ऐसी संभावना बनती है। कालपुरुष का नवम भाव भी नौकरी और व्यापार दोनों देने की क्षमता रखता है, पर अगर अन्य योग बन रहे हों तो इस नवम भाव में व्यापार देने की क्षमता होती है। और नवम भाव को हम अपने पैतृक का भाव भी बोलते हैं, अपने पिता का भाव भी बोलते हैं, अपना भाग्य भी बोलते हैं। तो भाग्य से मिला व्यापार, भाग्य से मिला सुख, पिता का व्यापार को फॉलो करना या किसी पैतृक बिजनेस को करते जाना, ये नवम भाव और धनु राशि में ऐसे गुण देखे गए। तो आंशिक रूप से हमने इसे वहां शामिल किया है। अक्सर व्यापार परिवार से चले आ रहे होते हैं। पिता जो व्यापार कर रहे हैं वही जातक कर रहा है, जातक जो व्यापार कर रहा है उसकी संतान वही व्यापार कर रही है। तो नवम भाव से कर्म कारक ग्रहों का विशेष संबंध बने, कभी-कभी धनु राशि से संबंध बने, तो व्यक्ति जो उसे मिल रहा है भाग्य से या मिल रहा है पिता से या पैतृक चीज़ों का लाभ उठाते हुए आगे उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। अब हम बात करेंगे राशियों की। जो हमने ग्रह लिए थे उन्हीं से संबंधित हमने भाव लिए और उन्हीं संबंधित राशियों को हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। अगर हमारे कर्म कारक ग्रहों का संबंध उन ग्रहों से बनता है जो व्यापार देने में सक्षम है, अगर वो भाव भी उन्हें मिल जाए तो ये और सपोर्ट करेंगे बिजनेस में रुझान देने में या बिजनेस में ले जाने में या एक सफल व्यापारी बनाने में। और अगर ये राशियां भी सपोर्ट करती हैं जिनमें नैसर्गिक गुण होते हैं फाइनेंस के, कॉमर्स के, ट्रेडिंग के, सेल्स परचेज के, क्रय विक्रय के, तो ये और बढ़ावा देती है उस व्यक्ति को, यानी रुझान में भी बढ़ा दे सकती हैं, व्यापार में भी बढ़ा दे सकती है और एक सफल व्यापारी या उच्च व्यापारी बनाने में भी ये बढ़ावा देती हैं। तो वो राशियां हैं मिथुन, तुला, कुंभ और वृष। बुध की कन्या राशि को मैंने यहाँ नहीं लिया है क्योंकि मैंने बताया कि उसका रुझान जो होता है वो नौकरी की तरफ ज्यादा होता है, पर ऐसा नहीं है कि वो व्यापार देगी ही नहीं। योगों पर निर्भर करता है कि कुंडली में जो ग्रहों से योग बन रहे हैं वो कितने प्रबल हुए हैं, फिर सहायक के रूप में हमें भाव और राशियां देखने हो। तो तुला सप्तम भाव में पड़ती है जिसके बारे में हमने बात की, और कुंभ राशि की भी हमने बात कर ही ली एकादश भाव के रूप में, और वृष राशि की हमने बात कर ली 2 भाव के रूप में। और उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जिन जो सवाल हमसे अक्सर पूछे जाते हैं, तो हमें उनको किस तरह से मंथन करके देखना चाहिए, किस तरह से अनुभव लेना चाहिए। तो देखिए, नौकरी के साथ व्यापार या पारिवारिक व्यापार, जैसा मैंने बताया था कि ऊपर अगर ग्रहों के योग बन तो रहे हो पर बहुत प्रबल ना बन रहे हो,
तो व्यक्ति कभी-कभी नौकरी के साथ भी बिज़नेस से जुड़ा होता है, यानी उस नौकरी के स्पष्ट योग उसकी कुंडली में बन रहे हैं। पर जो हमने ऊपर बुध, शुक्र की बात की, उनकी राशियों की बात की, उन भावों की बात की, इनसे उनके कर्मकारक ग्रहों का भी संबंध बन रहा है। तो व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि नौकरी करते-करते व्यापार से जुड़ा होता है, या वो अपनी नौकरी के साथ किसी कमीशन बिज़नेस, कोई एजेंसी उसने ले रखी हो, कोई फ्रेंचाइज़ी उसने ले रखी हो, या साथ में इंश्योरेंस का काम करता हो, या कोई और सेल से जुड़ा, मार्केटिंग से जुड़ा कोई और ऐसा काम करता हो, या कुछ नहीं तो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करता हो, कोई और कॉमर्शियल ट्रांज़ैक्शन से जुड़ा हो, कोई और कम्युनिकेशन वाले बिज़नेस से जुड़ा हो, जिसकी वजह से उसका कोई ना कोई लेन-देन बना हुआ, तो ये संभावना भी बनती है। और कई बार ऐसा होता है कि जातक तो नौकरी कर रहा है या व्यक्ति तो नौकरी कर रहा है, पर उसकी कुंडली में ये राशि, भाव और ग्रह बहुत एक्टिव है, पर कर्म कारक ग्रह से प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उसके परिवार में व्यापार का प्रभाव देखा गया है, कि उसके परिवार में उसके पिता या उसके भाई या उसके बहन या किसी और रूप में व्यापार होता है, जिसका प्रभाव उस पर भी आता है, पर कर्म के रूप में नहीं आ पाता है। तो वो जुड़ा तो है व्यापार से किसी ना किसी नजर से, अनुभव तो ले रहा है, देख तो रहा है, महसूस कर रहा है, पर कर्म उसका नौकरी के रूप में कुछ और है। तो ये संभावना बनती है। कई बार ये सवाल होता है कि अभी तक तो हमने नौकरी की, पर हम संतुष्ट नहीं है, या हम व्यापार करना चाहते हैं, तो व्यापार हमारे ठीक होगा या नहीं। तो नौकरी के बाद अगर कोई व्यापार करने जा रहा है, तो वो कुंडली में कौन से ऐसे योग अचानक से आते हैं कि उसका रुझान व्यापार की तरफ हो जाता है, या असंतुष्टि के कारण वो व्यापार में जाता है। ऐसी स्थितियां जो हमने ऊपर जिन ग्रह राव भाव और राशियों की बात की, उनको देखते हुए अगर हम ये देख रहे हैं कि हमारा कर्म कारक ग्रह जो है वो गोचर में, अगर हम नाड़ी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो गोचर और प्रोग्रेशन को हम मान्यता देंगे हमारे कर्म कारक ग्रह या शनि की। और अगर हम पाराशर इत्यादि के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो हम दशाओं को देखेंगे, जीवन के किस मोड़ पर वो गोचर उसे मिल रहा है, या जो ऊपर ग्रह बताए गए बुध, शुक्र, शुक्र बुध की राशियां, और जो हमने विस्तारवादी ग्रहों का संबंध बनाया, अगर ऐसे योग गोचर में या प्रोग्रेशन से हमारे कर्म कारक ग्रह से बन जाते हैं, तो उस स्टेज पर आकर संभावना बनती है कि ये जातक अब व्यापार में जा सकता है, या व्यापार में जाने की संभावना है, या व्यापार में रुचि लेने की संभावना है, या नौकरी के साथ व्यापार करने की संभावना बन रही है। और अगर गोचर अशुभ ना हो, हमें गोचर का अध्ययन करना है, गोचर अब अशुभ ना हो, तो हम उसे सलाह दे सकते हैं कि वो अब व्यापार कर सकता है या व्यापार में जा सकता है। आगे की यात्रा हमें देखनी पड़ेगी, गोचर की कैसी है, प्रोग्रेशन की क्या स्थिति बनती है, या दशाएं कौन सी, क्या इन्हीं भाव राशियों या इनके स्वामियों की दशाएं मिल रही हैं, तो वह संभावना बनती है कि अब वो व्यापार की तरफ रुझान कर सकता है, व्यापार में सफल हो सकता है, नौकरी के साथ व्यापार भी सफलतापूर्वक कर सकते। व्यापार उपयुक्त होगा अथवा नहीं, ये सवाल बहुत होता है कि व्यापार हमारी कुंडली में है या नहीं, हमें नौकरी करना चाहिए या व्यापार। आज हम नौकरी के बिंदु पर तो बात नहीं कर रहे हैं, भविष्य में जरूर करेंगे, पर व्यापार का अगर सवाल है, तो व्यापार को हमें कैसे देखना है, वही जो ऊपर बताया गया कि हमें कुंडली में कॉमर्शियल और फाइनेंस के कारक, व्यापार के कारक ग्रहों की स्थिति देखनी है, बहुत ज्यादा पीड़ित तो नहीं है, और अब जिस स्टेज पर सवाल हमसे पूछा गया है, उस स्टेज पर गोचर, प्रोग्रेशन या दशाएं किसे सपोर्ट कर रहे हैं, उस स्थिति को हमें देखना है। और अगर बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था नहीं है बुध और शुक्र की, तो हम व्यापार की सलाह दे सकते हैं, और कुंडली का फिर हम सप्तम भाव भी देखें, और अन्य बिंदुओं जो ऊपर बताए गए उन सबको देखते हुए अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकालें कि व्यापार उस व्यक्ति के लिए उपयुक्त है या नहीं। विशेष रूप से इन ग्रहों का मंगल केतु के जोड़ से, मंगल राहु के जोड़ से, या अष्टम भाव का विशेष प्रभाव से रुकावटें आती हैं। अन्यथा अगर ये दोनों ग्रह अच्छी स्थिति में हो, एक दूसरे संबंध में हो, राशि भाव भी इनके इन्हें सपोर्ट कर रहे हो, गुरु का साथ अगर ठीक ठाक मिला हो, तो ये व्यापार के लिए उपयुक्त स्थिति होती है। किसके साथ या किसके नाम से व्यापार करना चाहिए, ये सवाल भी बहुत होता है कि हम व्यापार तो कर रहे हैं, हम क्या, हमें पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए, हम उस व्यक्ति के साथ, या अपने भाई के साथ, या अपने मित्र के साथ क्या हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर हम व्यापार करें तो किसके नाम से हमें व्यापार करना चाहिए। ऐसे ही किसके साथ, अगर ये सवाल आता है किसके साथ करें, तो जिसके साथ व्यक्ति करना चाहता है उसके ग्रह के कारक को हमें देखना पड़ेगा। जैसे अगर वो किसी मित्र के साथ करना चाहता है, किसी बाहरी व्यक्ति के साथ करना चाहता है, तो वो सिंपल एक हमारा पार्टनर हुआ, तो पार्टनर के रूप में और मित्र के रूप में दोनों का कारक बुध है, तो बुध की ही स्थिति हमें सबसे पहले देखनी है, कि बुध की स्थिति अच्छी हो तो पहला एक संभावना बनती है कि हाँ कर सकता है। दूसरी, हम उसे फिर सप्तम भाव को जरूर देखेंगे, क्योंकि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमसे जुड़ता है वो सप्तम भाव के रूप में जुड़ता है, क्योंकि ये बाहर से आने वाला धन है। पत्नी भी एक दूसरे घर से आकर हमसे जुड़ती है, बाहर से आती है। और ऐसे ही जब हम बिजनेस के लिए किसी को जोड़ते हैं, तो पार्टनर भी सप्तम भाव से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बुध को देखें, फिर सप्तम भाव को देखें। कोई कहता है कि मुझे अब मेरे छोटे भाई के साथ बिजनेस करना चाहिए या नहीं, तो वहाँ मंगल की स्थिति देखें। मंगल अगर शत्रुओं से, जैसे शनि राहु मंगल का योग बन रहा है, तो यहाँ पर छोटे भाई के साथ व्यापार करने में अनबन हो सकती है।
चाचा के साथ व्यापार करने में अनबन हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है। तो मंगल की स्थिति देखें। कोई स्त्री अगर ये सवाल कर रही है पति के लिए, तो भी हमें मंगल की स्थिति को देखना है। अगर कोई बड़े भाई की बात कर रहा है, तो हमें शनि की स्थिति वहाँ देखनी है कि शनि, केतु, मंगल, राहु के कॉम्बिनेशन में तो नहीं है, तो फिर अनबन, व्यापार, रुकावट, परेशानी या झगड़े झंझट हो सकते हैं, कोर्ट केस हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर हमें बड़े भाई के साथ व्यापार नहीं करना चाहिए। तो कारकों को हम देखते जाएँ, अगर कोई अपनी पत्नी को व्यापार में शामिल किए हुए तो शुक्र अच्छा है, तो वो उसे बहुत सपोर्ट मिलेगा, वो उसकी लक्ष्मी में या उसके धन में वृद्धि करेगी, अन्यथा परेशानियाँ भी आ सकती हैं। शुक्र तो अमूमन अच्छा होगा ही, बुध थोड़ा ठीक होगा ही। जब व्यक्ति व्यापार में अगर थोड़ा भी सफल है, तो इसके 2 प्लैनेट ठीक-ठाक स्थिति में होंगे ही, अन्यथा ये 2 प्लैनेट कमज़ोर। तो ये देखें, फिर हम उसका भाव भी देखें, जैसे भाई की हमने बात की तो मंगल के साथ 3 भाव का भी हम अध्ययन कर सकते हैं, बड़े भाई की बात की तो हम शनि के साथ एकादश भाव का भी अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे करके अध्ययन करके हम ये जान सकते हैं कि किस कारक के साथ हमें बिज़नेस करना चाहिए। मंगल अच्छा हो, बुध शुक्र कुंडली में अच्छे हो, तो आप पार्टनरशिप बिज़नेस भी कर सकते हैं, मित्रों को, छोटे भाई को शामिल कर सकते हैं। उन पर गोचर के रूप में रुकावटें आ सकती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि उनके साथ हम कर ही नहीं सकते हैं। और अगर कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर सप्तम भाव डैमेज हो रहा है, पाप पीड़ित हो रहा है, बुध पर भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे प्रभाव नहीं आ रहे हैं, तो फिर हमें ये सलाह देनी चाहिए कि आप अकेले ही स्वयं बिज़नेस करो, किसी को उसमें शामिल मत करो, क्योंकि वहाँ शामिल होना आपके लिए रुकावट वाला बन सकता है। किसके नाम से करें? तो जो अगर सवाल अपनी बेटी को लेकर है, पत्नी को लेकर है, माँ को लेकर है, तो उन कारकों को हम देख लें, उनकी स्थिति देख लें, अगर वो ठीक है तो बिल्कुल उनके नाम से वो व्यापार किया जा सकता है। और अंत में एक बिंदु और लूँगा, गोचर का वीडियो पर प्रभाव। मैंने पिछले भी अपने कुछ वीडियो में बताया है कि इस गोचर के कारण यह प्रभाव आया, और इस वीडियो को बनाने की या इस विषय को लेने की मानसिकता या इच्छा मन में आई। तो जैसे हमने ग्रह भाव और राशियों की बात की, वैसे ही गोचर के प्रभाव कुछ वर्तमान कुंडली पर थे, इसलिए यह वीडियो बनाने का ख्याल मन में आया। तो देखिए, ये गोचर कुंडली है, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन की ये गोचर कुंडली है। तो गोचर कुंडली में आप देखिए, जो 2 मुख्य ग्रहों की हमने बात की, शुक्र और बुध की। तो देखिए, शुक्र जो है वो बुध की राशि में है, और बुध जो है वो शुक्र की राशि में, वो भी कालपुरुष की तुला राशि में। और इन दोनों का परिवर्तन है, परिवर्तन से दोनों ग्रह दोनों राशियों में बैठे हुए माने जाएंगे। तो शुक्र बुध दोनों की युति तुला राशि में भी और कन्या राशि में भी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, तीसरा ग्रह हमने लिया था शनि, कर्म कारक के रूप में। तो शनि देखिए सप्तम भाव में, जिसकी हमने बात की। चलो, लग्न कोई भी हो सकता है, कोई भी टाइम हम ले सकते हैं, पर शनि का संबंध, त्रिकोण संबंध जो है, चूंकि हम नाड़ी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो त्रिकोण संबंध बुध शुक्र से भी बन गया, क्योंकि जहां शुक्र है वहां बुध भी है। तो त्रिकोण संबंध इससे भी बना। और दूसरा ट्रायन अगर हम देखें, तो वृष राशि जिसकी हमने बात की, वहां राहु बैठा हुआ है। तो शनि, शुक्र, बुध, राहु, इन 4 ग्रहों की हमने मुख्य रूप से बात की थी। और जिन राशि और भाव की, एकादश भाव में राहु बैठा है, वृष राशि में बैठा है, इन दोनों की हमने बात की थी। तीसरे भाव की हमने बात की, सप्तम भाव की हमने बात की, और इन सबका ट्राइन रिलेशन एक दूसरे से बन रहा है। इसलिए ये विचार शायद मेरे मन में आया कि मैं व्यापार योग पर कुंडली बनाऊं। पर ये गोचर तो सभी के लिए है, सिर्फ मेरे लिए तो नहीं है। तो इसमें हमें ये ऐड करना है कि मेरी जन्म कुंडली, या जो भी विचार कर रहा है उसकी जन्म कुंडली से इन ग्रहों का संबंध जन्म के ग्रहों से भी जरूर बन रहा होगा, तब प्रबल रूप से वो विचारधारा मन में आई, वो प्रभाव हमारे जीवन में आया। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। और जब ये वीडियो बनेगा, तो चूंकि यह ग्रह पोजीशन गोचर में तो चल ही रही है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को आंशिक रूप से तो ये प्रभावित करेगी ही करेगी। तो जितने लोग इसको सुनेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं आंशिक रूप से यह जो गोचर का प्रभाव प्रभावित कर ही रहा हो। एक दूसरा बिंदु और है कि जैसे अभी दिवाली का सीजन चल रहा है, दिवाली के सीजन में ये ग्रह बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि दिवाली पर हम देखते हैं लोग बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, सेल्स मार्केटिंग, नए नए ऑफर, आकर्षक ऑफर देने की कोशिश करते हैं। जो आकर्षण की हमने बात की, ऑफर्स की हमने बात की, नए नए ऑफर आ सकते, नए नए ऑफर आते हैं, लोग आकर्षित करते हैं, नए नए प्रोडक्ट देखते हैं, नई नई लॉन्चिंग करके लोग अपने घरों में साफ सफाई करके अपने घरों को आकर्षित बनाते हैं, जो शुक्र के कारकों में आता है। बहुत धन का आवागमन होता है, खरीदा भी बहुत कुछ जाता है, बेचा भी बहुत कुछ जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, गिफ्ट दिए जाते हैं, शुक्र के कारक हैं, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं जो शुक्र के कारक हैं, सुंदर बनाने का प्रयास किया जाता है, खुद को आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है, जो शुक्र बुद्ध के कारकों में है। और ये हम देख सकते, कोई नौकरी में है तो उसे बोनस मिल रहा है, कोई व्यापार में है तो उसे धन एक्स्ट्रा मिल रहा है, फिर वो धन को वितरण भी कर रहा है, लक्ष्मी पूजन भी इस समय पे होता है, साफ सफाई भी इस समय पे होती है। तो ये टाइम ही ऐसा चल रहा है जो कॉमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को बढ़ाने वाला है, धन, नगद, सोना, व्यापार, इन सबको बढ़ोतरी करने वाला एक टाइम है। तो ये हम गोचर से भी यहाँ पर देख पा रहे हैं या समझ पा रहे हैं। कभी भविष्य में नौकरी के विषय में भी ऐसा एक वीडियो जरूर बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बनने के बाद जरूर सवाल उठेगा
कि आपने व्यापार के बारे में तो बताया, पर नौकरी के बारे में भी चर्चा करें कि नौकरी के क्या योग होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।